हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको उसकी जो चैप्टर की हेडिंग है वो अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, उससे हमारा आधा काम आसान हो जाता है। सो द चैप्टर नेम इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इसमें इंडियन का मतलब हम सबको पता होगा, इकोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, ये दो इसमें इम्पोर्टेंट टर्म है। इकोनॉमी आपके लिए सब्जेक्ट ही नया है 11th स्टैंडर्ड के लिए, सो आई विल एक्सप्लेन इट होल, लाइक व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस, ये सब्जेक्ट आया क्यों एग्जिस्टेंस में, एवरीथिंग। बट इंडिपेंडेंस ये तो हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा हुआ है, राइट? सो ये इकोनॉमिक्स में क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा परसेप्शन है कि हम जब भी इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में होता है। देन यहाँ ये इकोनॉमिक्स में क्या कर रहा है, तो हम इस चीज को देखेंगे, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टर्म इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं एडम स्मिथ। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, राइट? सो देयर आर टू टर्म्स, वन इज इकोनॉमिक्स, सेकंड इज इकोनॉमी। आई विल स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स। मैंने इकोनॉमिक्स को शॉर्ट में इको लिखा है। To explain this, there are two basic concepts of economics, that is supply and demand. Economics as a subject आया ही क्यों? क्योंकि अगर जैसे हम बाकी अपने सब्जेक्ट्स देखें, जैसे हम हिस्ट्री देखते हैं, तो हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अपने पास्ट को जान सकें, उससे लेसन्स ले सकें और आगे फ्यूचर में जाके वो गलतियां दोबारा हम ना करें। हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं हम उसको जान सकें, हम अर्थ के इंटीरियर को जान सकें, राइट? हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, या इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आया ही क्यों? इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये अर्थ है, राइट? अर्थ हमको अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है। ये रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? जैसे अर्थ हमें रहने के लिए लैंड देती है। क्या ये लैंड अनलिमिटेड है? आंसर इज नो। हम ह्यूमंस लैंड को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्या ये वाटर अनलिमिटेड है, जो अर्थ हमें वाटर दे रही है? आंसर इज नो, राइट? क्या जो पेट्रोल हमें मिल रहा है ये अनलिमिटेड है? आंसर इज नो। इन सब चीजों की कहीं ना कहीं जाकर लिमिट है, राइट? हो सकता है थोड़ा ज्यादा लेवल के बाद लिमिट हो या पहले हो, लेकिन लिमिटेशंस हैं। अगर आप यही हटा दें, अपन नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में देखें, अगर आपके घर के पास कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें फ्लैट्स बन रहे हैं, तो क्या वो फ्लैट्स अनलिमिटेड बन रहे हैं? आंसर इज नो। कि हर कोई आके वहां पे फ्लैट ले सकता है? नहीं। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, या रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, जो हमारी सप्लाई है, ये क्या है? लिमिटेड है, राइट? लेकिन हमारी डिमांड या हमारी नीड्स, ये क्या है? ये अनलिमिटेड है। जैसे कोई कोई होगा अपन में से जो बोलेगा कि नहीं, मेरे को इस लैंड के बाद मेरे को और लैंड नहीं चाहिए, अगर मेरे पास 5 एकड़ लैंड हो गई दैट इज इनफ, आई डोंट वांट मोर। नहीं, कोई वाटर का लिमिट लगा सकता है, कोई पेट्रोल का लगा सकता है? आंसर इज नो। तो हमारी सप्लाई इज लिमिटेड, बट डिमांड, जो हम लोग डिमांड करते हैं, दैट इज अनलिमिटेड। क्योंकि यहाँ बैलेंस नहीं है, इसलिए इकोनॉमिक्स रोल में आता है। आई होप दिस इज क्लियर कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्यों आया है। ओके, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, अपने पेट्रोल वाले एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर अपन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कोई जगह इमेजिन करते हैं जहां पे सिर्फ 10,000 लोग रह रहे हैं, उन लोगों का ईयरली रिक्वायरमेंट है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो टोटल उन्हें ईयर में कितना पेट्रोल लगेगा? 10,000 लीटर, राइट? ये हमारा क्या हो जाएगा? डिमांड। इतना हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें चाहिए, लेकिन हमें सप्लाई कितनी मिल रही है? वहां पे हमें पेट्रोल मिल पा रहा है सिर्फ 1,000 लीटर, राइट? तो क्या हमारा सप्लाई और डिमांड इक्वल है? अगर ये भी 10,000 होता और ये भी 10,000 होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सबको इक्वली मिल जाता। दिक्कत आई जब हमारे पास सप्लाई कम है लेकिन लोगों को रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसलिए हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, इसलिए हमें अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि कोई भी बचे नहीं, हर किसी को थोड़ा थोड़ा मिल जाए, हर किसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। इसलिए इकोनॉमिक्स आया।
राइट। अब जैसे एक अपन एग्जांपल लेते हैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, ये 3 पर्सन है ABC, राइट। इसको साल में चाहिए 1000 लीटर पेट्रोल, इसको भी चाहिए 1000 लीटर पेट्रोल, और इसको भी चाहिए 1000 लीटर पेट्रोल, लेकिन हम सप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 1500 लीटर पेट्रोल, राइट। तो एक सिनेरियो हो सकता है कि मैं एक ही डिमांड पहले सबसे फुलफिल कर लूं पूरी, मेरे पास फिर बचेगा 500, तो यहाँ दे दूं, मैंने सी को बिल्कुल दिया ही नहीं। तो क्या ये सी के लिए जस्ट है? आंसर इज नो। ओके। और यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आंसर इज नो। सेकंड, मैंने सोचा कि पिछली बार सी को नहीं मिला था तो मैं यहाँ इसको दे देता हूँ, इधर 500 दे देता हूँ, या ए को देता नहीं हूँ, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि आपने प्रायोरिटाइज कर दिया, आपने सी को रिसोर्सेज दे दिए, ए को नहीं दिया। और नॉर्मल ऐसा किसी भी कंट्री में चलता नहीं है, राइट। अब थर्ड सिनेरियो क्या होगा कि 500, 500 और 500, मैंने क्या करा, मेरे पास जितना ये था पेट्रोल, मैंने इक्वली एलोकेट कर दिया इन लोगों को, राइट। यहाँ पे मैंने इक्वल एलोकेशन कर दिया। ये अभी अपन को देखने में इजी लग रहा है क्योंकि मेरे एग्जाम्पल में सिर्फ 3 लोग हैं। अगर अपन पूरी कंट्री की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उन लोगों को देना, उसकी पॉलिसीज बनाना, उसके थ्रू लोगों को वेलफेयर भी करना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि अपन लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्यों आया, क्योंकि हमारी सप्लाई साइड लिमिटेड है और हमारा जो डिमांड है ये अनलिमिटेड है। तो इन दोनों में बैलेंस नहीं है, इसी बैलेंस को बनाने के लिए, या जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आया। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमी। ओके। इकोनॉमी किसी के रेफरेंस में बोला जाता है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है। अब अगर जैसे मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देती हूँ कि एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। अपन मिस्टर से हटा के अपन ये लेते हैं कि एक हाउस होल्ड है ए, जैसे आपके घर में ही आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उसमें से एक ए है और एक हाउस होल्ड है बी पूरे घर में, ठीक है। उसमें ए में टोटल मेंबर हैं 4, जिसमें से अर्निंग मेंबर जो लोग कमाते हैं वो हैं 4, और ये लोग पर एनम अर्निंग करते हैं 25,000 की, ठीक है, पर हेड, ठीक है। एक बंदा 25,000 रुपए कमाता है सालाना, तो ये लोग टोटल कितना कमाते होंगे? 1 लाख रुपए। वहीं अगर अपन बी हाउस होल्ड देखें आपके दूसरे पड़ोस में, तो वहां पे टोटल मेंबर को मैं TM लिख दे रही हूँ, तो वहां पे टोटल मेंबर है 7 लोग। अर्निंग मेंबर है, वहां पे अर्न करता है सिर्फ 1 पर्सन, और वो भी पर एनम अर्निंग करता है 25,000 की। तो उन लोगों की टोटल अर्निंग कितनी हुई? 25,000, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउस होल्ड ए या हाउस होल्ड बी, किसकी इकोनॉमी अच्छी है, राइट, तो आप क्या बोलोगे मैम? हाउस होल्ड ए की। क्यों? क्योंकि 4 लोग हैं, 4 लोग कमा भी रहे हैं, 25,000 एक इंसान लेके आ रहा है और 1 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। यहाँ पे 7 लोग हैं लेकिन कमाने वाला सिर्फ एक इंसान है जो कि 25,000 ही कमा रहा है, तो ये 25,000 7 लोगों में बट जाएगा, और यहाँ पे 1 लाख 4 लोगों में बटेगा। आपको समझ आ रहा है? आपको तो छोटे एग्जाम्पल से समझ आ रहा है कि कौन से घर की इकोनॉमी अच्छी है। अगर यहीं पे अगर ए को अपन कंट्रीज से रिप्लेस कर दें, जैसे अगर ए, ये जो इकोनॉमी ए है, अपन हाउस होल्ड ए रखा है, इसको मैं इंडिया बोल दूं और यहाँ बी को चाइना बोल दूं, तो आप बोलोगे कि मैम इंडिया की इकोनॉमी अच्छी दिख रही है और बी की, चाइना की थोड़ी कमजोर दिख रही है इंडिया के कंपैरेटिवली, राइट, इस एग्जाम्पल में। तो इस ये हम इकोनॉमी ऐसे देखते हैं कि जितने टोटल लोग हैं हमारे, वो लोग कितना अर्न कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट आगे जाके लिंक होएगा जीडीपी से, नेशनल इनकम से, ये अपन आगे देखेंगे। ओके। सो आई होप आप लोगों को अभी इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस समझ आया होगा, ये सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ वो समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इकोनॉमी को क्यों पढ़ रहे हैं, राइट, ये हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हम पिछला इंडिपेंडेंस के पास क्यों जा रहे हैं?
तो आपको क्या लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हाउस होल्ड ए ए था पिछले एग्जाम्पल में, वो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन रातों रात चेंज हो सकती है क्या? आंसर इज नो। सालों की मेहनत लगती है, तब जाके आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, घर की फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होती है। तो ये ओवरनाइट नहीं डेवलप होती है। तो हमको क्यों चाहिए था पास्ट को पढ़ने के लिए, ताकि हम लिंकेज डेवलप कर सकें। अब हमारी कंट्री, इंडियन इकोनॉमी या इंडियन कंट्री, ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल हुई है, राइट? ये हम सबको पता होगा, और हमें इंडिपेंडेंस मिली है 15 अगस्त 1947 को। तो ब्रिटिशर्स ने इतने पीरियड तक रूल करा, और उससे पहले बाकियों ने रूल करा था इंडिया पर। तो हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जब रूल करा तब इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, ब्रिटिशर्स के पहले इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, राइट? अब मैं इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे आपको इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, राइट? तो अगर आप अभी किसी बच्चे के 50 नंबर आ रहे हैं 100 में से, उसका टारगेट है कि उसे 90 नंबर चाहिए 100 में से, तो उसको यहाँ जाना है। तो सबसे पहले उसे बेस पता होना चाहिए कि उसको कहाँ से ग्रो करना है ऊपर, और उसके बाद उसे अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए कि उसकी वीकनेस क्या है, उसे किस एरिया पे काम करना है, ताकि वो 90 नंबर तक, 90 मार्क्स तक पहुंच जाए। सेम इंडिया के साथ था। अगर आप खुद को नए 15 अगस्त 1947 पे लेके जाओ, और आपको कोई बोले कि आपको इंडिया का फाइनेंशियल प्लान्स बनाने हैं, या 5 ईयर प्लान्स बनाने हैं ऐसे कि हमारा इंडिया ग्रो करे, तो आप क्या बोलोगे? मेरे को पहले पास्ट देखना रहेगा कि ब्रिटिशर्स ने जो रूल करा उससे हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आया इकोनॉमिकली, अभी हमारे लोग क्या काम कर रहे हैं, कहाँ किस ऑक्यूपेशन में एंगेज्ड हैं, और कितना कमा रहे हैं, और ब्रिटिशर्स से पहले रूल हुआ था उन लोगों ने कैसे रूल करा था, एंड तब लोग क्या काम कर रहे थे, तब लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। ये सब आप पूरा एनालाइज करोगे, तब आपको यहाँ पे बेस पता पड़ेगा कि हम लोग एक्चुअल में अभी कहाँ खड़े हैं। ठीक है? उसके बाद आप प्लान बना पाओगे कि हमको यहाँ जाना है, तो हमको ऐसा ऐसा ये पाथ फॉलो करना है। उसके लिए हमें बेस पता होना जरूरी है, और बेस पता करने के लिए हमें पास्ट पता होना जरूरी है। इसलिए ये है, इसलिए हम जानेंगे इंडिया की इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के दिन हमारी इकोनॉमी कैसी थी, राइट? तो ये मैंने आपको बता दिया। टू गेट द लिंकेज ऑफ इकोनॉमीज डोंट डेवलप ओवरनाइट, ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट जानना है हमको इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, एंड लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक। अगर आप भी यहाँ पे प्लान बनाओगे 15 अगस्त को, तो आप पास्ट में देखोगे कि अगर इन लोगों ने कुछ रूल करा है उसमें कुछ अच्छा था, तो आप वो चीजें ले लोगे अपने प्लान में, राइट? अगर कुछ खराब था तो आप चीजें नहीं लोगे, आप उस पर हिट एंड ट्राई नहीं करोगे, तो आप पास्ट की लर्निंग्स को भी लेकर आओगे, देन प्लान्स फॉर्मुलेट करोगे, राइट? सो दिस वाज हाउ इंडियन इकोनॉमी, इसका जो चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके अराउंड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, राइट? हमारी इंडियन इकोनॉमी में मेजर टर्निंग पॉइंट कब आया? जब हमें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। ठीक है? अब ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये हम सबको पता है, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ उनके खुद के फायदे के लिए हमको रूल करा है, राइट? अब अगर हम अपना बिफोर ब्रिटिश रूल जाते हैं, ठीक है, ब्रिटिश रूल का अपन आगे पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, लेकिन अगर अपन बिफोर ब्रिटिश रूल जाते हैं, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि हमारे इंडिया में, ठीक है, हमारे इंडिया में अगर मान लो कि हमारे इंडिया में हमको रिक्वायरमेंट है एनुअली 1500 kg ऑफ राइस, हमारे लोगों को इतना राइस लगेगा टू सस्टेन देयर लाइफ। ठीक है? तो हमारे इंडिया में इतना राइस हो जा रहा था, हम खुद से ही इतना ग्रो कर ले रहे थे अपने कंजम्पशन के लिए, हमें इंपोर्ट पे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा था। ऐसा नहीं था इंपोर्ट होता नहीं था, लेकिन हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं थे। हमारी इंडिया की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वही हमारा बेसिक लाइवलीहुड था लोगों का। काफी सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, और उसके बाद हमारी इंडस्ट्री जो थी हैंडीक्राफ्ट की, वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी। इसका एक एग्जांपल है मसलिन और मलमल। ये काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में समझा दूंगी। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो मसलिन रहता था, ये काफी ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट होता था। इसे ब्रिटिशर्स बोलते थे कि ये एक रॉयल क्लॉथ है, जिसे राजा महाराजा पहनते हैं, राइट? तो ये हमारे इंडिया का बहुत जाना माना
क्लोथ माना जाता था इसको, और लग्जरियस क्लोथ था। लोग इसको पहन के प्राइड महसूस करते थे। ओके, सो आई होप दिस टाइमलाइन इज क्लियर। हम क्यों हिस्ट्री देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, इन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्लियर है। इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्यों आया वो आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, then we will continue with this chapter. Okay, so thank you for watching the video. Take care.